सुबह हो चुकी थी। राहुल कमरे में कपड़े पहन रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो आयशा उसके सामने खड़ी हुई थी। राहुल के चेहरे को देखकर आयशा ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? बस 4-5 दिन में फाइनली हम इस देश से बाहर होंगे। देखो ना, कल पहले ही दिन में हमें देश से बाहर जाने के लिए कोई लीड मिली। उस इधर वाले ने कहा था ना, आज वो उस अल्ताफ नाम के लड़के को हमसे मिलने भेजेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, हम दोनों सब हैंडल कर लेंगे। इतना बोलकर आयशा ने अपने दोनों हाथों से राहुल के चेहरे को पकड़ा और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने अपने कदम पीछे ले लिए और उसने आयशा को किस नहीं करने दिया। आयशा ने कहा, क्या हुआ राहुल? राहुल ने आयशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। आखिर वो आयशा को क्या बताता कि उसके दिल और दिमाग में इस वक्त सिर्फ लेखा चल रही थी। अब उस लड़की के लिए उसके दिल में फीलिंग्स कम हो चुकी थी, जो उसके लिए 2 देशों को पार करके वहां पर आई थी। आयशा ने कहा, राहुल कुछ तो बोलो, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या हुआ? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मेरे पास ज्यादा शक्ति आने के बाद तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो मेरे अंदर पावर आने की वजह से मेरे शरीर में कोई चेंज आ गया है? राहुल ने कहा, आयशा तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो यार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। आयशा ने कहा, ऐसा ही है, मैं जब से वापस आकर तुमसे मिली हूं तब से तुम्हारा ऐसा बर्ताव देख रही हूं। तुम सोचते हो कि अब मैं वो पहले वाली आयशा नहीं रही। मेरे अंदर उन लोगों ने शक्तियां डालकर मुझे दानव बना दिया है। इतना बोलते ही आयशा धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आयशा क्या करना चाह रही थी। आयशा ने अपना टॉप उतार दिया और राहुल से कहा, देखो राहुल, मैं अभी भी तुम्हारी वही पुराने वाली आयशा हूं। मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूं। रुको, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें और कपड़े उतार कर दिखाती हूं। इतना बोलकर आयशा अपने बाकी के कपड़े उतारने लगी। तभी राहुल की नजरें उस कमरे की खिड़की पर पड़ी जहां से लेखा उसे देख रही थी। इधर पठान राहुल और लेखा का फोटो हाथ में लिए हुए कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा था, लेकिन सभी उसे नहीं नहीं बोलते जा रहे थे। तभी पठान एक दुकान पर पहुंचा। उसने राहुल और लेखा की फोटो उस दुकानदार को दिखाई तो दुकान वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मैंने इन्हें नहीं देखा। पठान ने कहा, आखिर ये लोग कहां हो सकते हैं? पूरा शहर छान मारा, ये दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे। पठान वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी एक लड़के ने उससे कहा, अरे हां भाई साहब, मैं इन लोगों को जानता हूं। पठान तुरंत उस लड़के की तरफ मुड़ा और बोला, कौन हो तुम और कहां देखा है तुमने इसे? तो दुकानदार ने कहा, साहब ये असलम है, मेरी ही दुकान में काम करता है। असलम ने कहा, मैं ही कल रात को इसके यहां कबाब की डिलीवरी करने गया था। इसने मुझे अच्छी खासी टिप भी दी थी। ये लड़का उसी दुकान में काम करता था जहां से राहुल ने कल कबाब ऑर्डर किए। उसे पता नहीं था उसका ये कबाब ऑर्डर करना उनकी तरफ एक नई मुसीबत लाकर खड़ी करने वाला। पठान ने असलम से कहा, क्या तुम मुझे वो घर दिखा सकते हो जहां ये लोग रहते हैं? असलम ने कहा, हां साहब, दिखा सकता हूं। पठान ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। असलम पठान को आयशा, लेखा और राहुल के घर की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने पर एक सुनसान गली में पहुंचकर असलम पठान को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी देखकर पठान हैरान था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? असलम के हंसते ही उस गली में घरों के पीछे से 4 लड़के चाकू और हॉकी स्टिक लेकर निकल आए और पठान को घेर कर खड़े हो गए। असलम ने पठान से कहा, साले मुझे पागल समझ रखा है क्या, जो फ्री में तुझे उनका पता बता दूं?
इस काम के पैसे लगते हैं। तेरे पास जितने भी पैसे हैं चुपचाप हमें दे दे, हम तुझे उस घर तक पहुंचा देंगे, नहीं तो इसमें तेरा ही नुकसान है। पठान ने कहा, देख तू ये गलत कर रहा है, मुझसे पंगा मत ले। पठान गोल गोल घूमकर उन लड़कों को देख रहा था जो उसे घेर कर खड़े हुए थे। असलम ने कहा, फालतू बात मत कर, तेरे जैसे डींगे हाँकने वाले बहुत देखे। फिलहाल अब सारे पैसे हमारे हवाले कर दे, नहीं तो ये हथियार देख रहा है ना, इन्हीं से मार मार के तेरी हड्डी पस्ती एक कर देंगे। तभी एक लड़के ने पठान पर हॉकी से वार करना चाहा, लेकिन पठान ने उसके वार से बचते हुए उसकी हॉकी स्टिक पकड़ी और उसके सहित उठाकर जमीन पर पछाड़ दी। पठान ने उसे जोरदार पछाड़ मारी थी। वो लड़का दर्द से ऐंठ गया। पठान ने हॉकी स्टिक खुद के हाथ में ली और कहा, तुम लोग मुझे मारोगे? पठान ने बचे हुए 3 लड़कों के पैरों पर हॉकी से इतनी फुर्ती से वार किया कि उन्हें समझ ही नहीं आया उनके साथ क्या हुआ। पठान ने उनके घुटनों के पीछे वार किया था, जिससे वो तीनों जमीन पर गिर पड़े थे। असलम के सारे साथी जमीन पर ढेर हो चुके थे। पठान ने असलम का गला पकड़कर उससे कहा, साले तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, और अगर तुझे मेरे बारे में जरा सा भी पता होता तो तू मेरे साथ ये करने की कोशिश कभी नहीं करता। इससे पहले मैं इन चारों की तरह तेरी भी हड्डियां तोड़ दूं, चुपचाप मुझे वहां लेकर चल। असलम के सारे साथी जमीन पर गिरे हुए दर्द से करहा रहे थे। वो पठान कोई मामूली पठान नहीं बल्कि एक गुमनाम स्पाई था, जिसे राहुल और लेखा को ढूंढने के लिए वहां पर भेजा गया था। असलम ने पठान से कहा, मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लिए सब करता हूं, मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे आज पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको उन लोगों का पता बताता हूं। इतना बोलकर असलम पठान को राहुल, लेखा और आयशा के घर की तरफ ले गया। घर में आयशा राहुल पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही। आयशा ने देखा कि राहुल खिड़की की तरफ देख रहा। उसने राहुल से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे यहां बात कर रही हूं और तुम खिड़की की तरफ देख रहे हो, ऐसा क्या है वहां पर? इतना बोलते हुए आयशा भी उस तरफ मुड़ी तो उसने भी लेखा को देख लिया। उसने लेखा से चिल्लाकर गुस्से से कहा, तुम्हें यह सब देखते हुए मजा आ रहा है? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि जब पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए? यहां झांकने से अच्छा होगा जाओ जाकर अपना काम करो। लेखा ने आयशा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप राहुल की तरफ देख रही कि राहुल उसे डिफेंड करने के लिए कुछ तो बोलेगा, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा। तभी घर के बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनते ही राहुल, लेखा और आयशा तीनों सतर्क हो गए। राहुल उठकर खड़ा हुआ और आयशा से बोला, अपने कपड़े पहनो। आयशा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। राहुल घर के दरवाजे पर जाकर हल्का सा बाहर की तरफ झांकते हुए बोला, कौन है? दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अल्ताफ, इत्र वाले चाचा ने मुझे आपके यहां भेजा था। शायद आप लोग कल उनसे मिलने गए थे। राहुल ने कहा, अच्छा आप हो? राहुल ने दरवाजा खोलकर देखा तो 25-30 साल का एक लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ। राहुल ने जल्दी से उसे घर के अंदर आने के लिए कहा। अल्ताफ घर के अंदर आ गया। इस दुनिया में चल रहे युद्ध का जैसे अंत होने वाला, और उस युद्ध के योद्धा अपने घर लौटने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी इस व्याकुलता में उनकी उम्मीद बनकर आया था अल्ताफ। वो उनके सामने सोफे में बैठा हुआ बोल रहा था, कराची पोर्ट से जितने भी जहाज इस देश से बाहर जाते हैं वो सब मेरे अंडर में ही है। मैंने इतने लोगों को कनाडा, इंडिया, अमेरिका, कहां नहीं भेजा। ये सुनते ही आयशा और राहुल ने एक साथ कहा, आप इंडिया भी भेजते हैं लोग? अल्ताफ ने कहा, हाँ वो मुंबई पोर्ट में आज रात को ही तो मेरा एक जहाज वहां के लिए निकलने वाला है। एक इंडिया जाएगा और एक इजिप्ट जाएगा। राहुल ने उससे कहा, आप हमें उसी जहाज से इंडिया भेज दीजिए। अल्ताफ ने कहा,
लेकिन आप लोगों को तो ये बोल रहे थे कि आपको कनाडा जाना है। इंडिया जाकर आप लोग क्या करोगे? राहुल और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल सोच रहा था कि अब इसे क्या जवाब। तभी राहुल ने कहा, हाँ लेकिन आप तो कह रहे हो कि कनाडा वाला जहाज 1 हफ्ते के बाद जाएगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द कनाडा पहुंचना है। आप हमें इंडिया पहुंचा दो, हम वहां किसी भी प्लेन या जहाज से कनाडा के लिए निकल जाएंगे। राहुल की यह बात अल्ताफ को थोड़ी सही नहीं लगी। वो अपनी भौहें चढ़ाकर राहुल को देखे जा रहा। लेकिन राहुल उठकर दूसरे कमरे में गया और वहां से एक नोटों का बंडल लाकर अल्ताफ के सामने टेबल पर रख दिया। ये वही पैसे थे जो उसने नरकदूत को बेचकर कमाए थे। राहुल ने नोटों का बंडल अल्ताफ को देते हुए कहा, ये रहे आपके पैसे, लेकिन किसी भी तरीके से हमें आज रात को भारत जाने वाले जहाज में बैठना है। अल्ताफ ने कहा, ठीक है, आप लोगों का काम हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही आयशा ने घर जाने की एक्साइटमेंट में टेबल के नीचे से राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में घर जाने की उम्मीद और खुशी साफ झलक रही थी। वो सोच रही थी कि कितने दिनों के बाद उसे अपने देश वापस जाने को मिल रहा है और अब वो अपने घर को देखने का इंतजार कर रही थी। राहुल ने भी आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अपनी खुशी में उन लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि लेखा उन लोगों की तरफ देख रही थी। उसे आयशा का राहुल का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक उसी वक्त काश वो लोग ये देख पाते कि उनके घर के पीछे एक खाली खंडर जैसे घर में एक आदमी बैठा हुआ था जो खिड़की से उन्हें देख रहा था। ये वही पठान स्पाई था जिसे असलम ने वहां तक पहुंचाया था। वो उन पर नजर रख रहा था। उन्हें देखते हुए वो एक डिवाइस पर कोड वर्ड में बातें करते हुए बोल रहा था। कौवे अपने घोंसले में ही है, लेकिन उन दोनों के साथ एक लड़की और है। हाँ, टोटल 3 है। वो किसी लड़के से बात कर रहा है। हाँ, इन चालाक कौवों को पकड़ने के लिए बहुत से जाल बिछाने पड़ेंगे, इसलिए तैयार रहो। मैं इन पर अपनी पूरी नजर रखा हुआ हूं। आगे कुछ और खबर मिलती है तो आप लोगों तक पहुंचाता होगा। तभी उस पठान की नजर उस घर से दूर लगे एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि उस पेड़ में सिर्फ एक ही काला कौवा बैठा हुआ था, जिसकी आंखें एकदम लाल थी और वो सिर्फ उस पठान को देखे जा रहा था। पठान ने भी कुछ देर तक उससे नजरें मिलाई तो उस कौवे ने कांव की आवाज की और वहां से उड़ गया। कुछ देर बाद राहुल के दोनों कंधे दर्द कर रहे थे। उसके हाथ में सामान की 2 थैलियां थी। घर वापस जाने की खुशी में आयशा ने उसे अपने सामानों की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी थी। उसमें लिखे हुए सारे सामान राहुल छोटे शहर के एक छोटे मार्केट से खरीद कर अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए लेकर आ रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। ये देखते ही वो एकदम सतर्क हो गया। वो एकदम दबे पांव अपने घर के अंदर आया। अंदर आकर उसने देखा कि पूरा घर धुआं धुआं हो चुका था। उसने सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और तेजी से किचन की तरफ भागा जहां से धुआं आ रहा था। क्या राहुल, लेखा और आयशा को ढूंढते हुए उनका कोई दुश्मन भी उनके घर में घुस चुका था? किसने भेजा था उस पठान को? जानने के लिए सुनिए नरकदूत का अगला एपिसोड।